आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से चलाई जा रही इस ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय के भाग 24 प्रकरण रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रूसी क्रांति है ये यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक। इस रूस का ये समीकरण 1917 में की अक्टूबर क्रांति के समय बिल्कुल उलट गया था। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन और अक्टूबर की जो घटनाएं हुई थी इसको ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा ये कैसे हो गया? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन विषयों पर आज के पाठ में हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रांति से कुछ समय पहले इसी साम्राज्य की क्या स्थितियां थी। रूसी साम्राज्य 1914 में रूसी साम्राज्य पर वहाँ का शासक जिसको जार कहा जाता था निकोलस द्वितीय का शासन था। मास्को जो कि वर्तमान में इसकी राजधानी है, इसके आसपास पड़ने वाले इस क्षेत्र के अलावा भी इसमें वर्तमान दुनिया के बहुत सारे अन्य देश जिसमें फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से भी इसमें आते थे। और ये जो साम्राज्य है प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के जो मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ इसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी में आते थे। ये इतना बड़ा साम्राज्य था। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी हुई शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी इस राज्य में शामिल थी। अर्थव्यवस्था और समाज किस प्रकार का था? तो इस देश का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, अधिकतर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, यानी कि 85% जनता है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। और इतनी जो ये प्रतिशत है वो यूरोप के किसी भी देश में खेती करने वालों में सबसे ज़्यादा रूस का ही था। यदि हम उदाहरण के तौर पर अन्य देशों को देखें तो फ्रांस में और जर्मनी में खेती पर 40 से 50% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर नहीं थे, अन्य कामों में थे। लेकिन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, क्योंकि सीधा सा कारण है कि इस क्षेत्र के किसान अपनी ज़रूरत पूरे करने के साथ साथ ये बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। और साथ में रूस है वो अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात अनाज को अन्य देशों में भेजा जाता था। उस ज़माने में उद्योग तो बहुत ही कम मात्रा में थे। औद्योगिक नगरों की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये प्रमुख औद्योगिक नगरों में शामिल थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में शुरू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। और उसमें रेल नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी जो इस कारखानों के माध्यम से पूरी की जाती थी।
उस समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज गति से बढ़ गया, क्योंकि निवेशकों को पता था कि रूसी जो बाजार है वो तेजी से फल फूल रहा है। इन कारकों के चलते कुछ ही वर्षों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगुना और स्टील में भी 4 गुना वृद्धि नजर आई, जो इसी का परिणाम था। सन 1900 तक कुछ हिस्सों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की जो संख्या है वो बराबर हो गई। ज़्यादातर ये जो कारखाने थे वो निजी संपत्ति से थे, यानी उद्योगपतियों के स्वयं थे। मजदूरों को बहुत ही कम वेतन मिलता था और जो काम की पाली के जो घंटे वो भी निश्चित थे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार की तरफ से भी एक विभाग बनाया हुआ था जो बड़ी फैक्ट्रियों पर ध्यान रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में सफल नहीं हो सके। कारीगरों की इकाइयां और वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच ली जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर सामान्यतः 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। इस प्रकार से 3-4 घंटे काम है वो मजदूरों से अधिक करवाया जाता था उसी मजदूरी के आधार पर। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर के डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्थाएं भी वहाँ कारखानों के पास में की गई थी। जहाँ तक मजदूरों के सामाजिक स्तर की बात करें तो इस आधार में भी मजदूर आपस में बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से वहीं कारखानों वाले नगरों में स्थायी रूप से बस गए थे। आपस में इन्हीं मजदूरों के बीच में योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, उन्हीं की जुबानी, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साफ मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, यानी महिलाएं भी इसमें काम करती थी, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था, यानी पुरुषों के मुकाबले आधे से लेकर के 3/4 तक उनको वेतन दिया जाता था। मजदूरों के बीच इस मौजूद ये जो फासला था वो उसके यहाँ तक ही नहीं, उसके पहनावे और व्यवहार में भी साफ रूप से झलकता था। फिर भी कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना रखे थे, लेकिन ऐसे संगठन तो बहुत ही कम मात्रा में थे ताकि किसी समय पर आवश्यकता होने पर संगठित होकर के अपनी मांग पूरी की जा सके। ऐसे भेद होने के बावजूद भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उनको मजदूरों को मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल पर चले जाते थे। ऐसी हड़तालों के दो एक उदाहरण हैं। 1896 और 97 में कपड़ा उद्योग में हड़ताल हुई थी। 1902 में धातु उद्योग में ये हड़ताल हुई थी। देहात की ज़्यादातर जो जमीन थी किसान उस पर खेती करता था, लेकिन बड़ी जो संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था उसी का ही कब्जा था। मजदूरों की तरह जो श्रेणियाँ हमने पहले पढ़ी थी उसी तरह किसानों की भी आपस में बंटे हुए थे, लेकिन किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का कोई अपवाद छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता के हिसाब से नहीं थी, बल्कि वो जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में जार के द्वारा दी गई थी। यहाँ की जो रूस की स्थिति है वो फ्रांस जैसी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो फ्रांसीसी जो क्रांति के समय ब्रिटेनी के किसान न तो केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए भी सामंतों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीन करके किसानों के बीच में बांट दी जाए। बहुत सारे वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े स्तर पर घटी थी और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई।
रूसी जो किसान था यूरोप के बाकी किसानों की तुलना में एक और लिहाज से अलग था। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानी जो मीर होता था उसको सौंप देते थे और फिर वही कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को वो जमीन बांटता था। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, कोई मान्यता नहीं थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी जिसको रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहा जाता है, इसको बनाया था। सरकार के आतंक के कारण इस पार्टी को भी गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। पार्टी की खबरों को हर एक दूसरे तक समाचार पहुँचे, इसकी विचारधारा पहुँचे, इसके लिए एक अखबार निकाला जाता था और इसके माध्यम से इसका जो काम होता था मजदूरों को संगठित करना और हड़ताल जैसे कार्यक्रम आयोजित करना इसका मुख्य विषय था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर अपनी ज़मीन बांटते हैं उससे ऐसा लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले ही लोग हैं। इस आधार पर उनका ये मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य ताकत बनेगी। क्रांति का नेतृत्व तो किसान ही करेंगे और रूस बाकी देशों की तुलना में बहुत जल्दी ही समाजवादी देश बन करके आ जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण जो इलाके थे उसमें समाजवादी लोग थे वो काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में ही उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कहा जाता है, उसका गठन किया गया था और जिसका इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया और हमेशा यही मांग उन्होंने रखी कि सामंतों के कब्जे वाली जितनी जो जमीन है वो तुरंत प्रभाव से किसानों को दे दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिकवादी जो एक धड़ा था वो सामाजिक क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का तो मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे आपस में बंटे हुए, कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा है वो कभी नहीं हो सकते थे, ऐसा लेनिन का मानना था। संगठन की रणनीति के सवाल पर भी पार्टियों में आपस में जो बनी हुई थी उसमें भी गहरे गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक खेमे का मुखिया था वो सोचता था कि जार द्वारा चलाए जा रहे जो रूस है इसमें दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने जो सदस्यों की संख्या है वह स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जबकि दूसरा जो खेमा था मेंशेविक वो ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। इस प्रकार से आपस में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं उसमें थी। अब इसके बाद में उथल पुथल का जो समय आता है रूस में 1905 की क्रांति के माध्यम से आता है। रूस एक निरंकुश राजशाही वाला देश था, यानी निरंकुश राजशाही का मतलब होता है जहाँ राजा का बिना रोक टोक शासन हो, वो किसी के कब्जे में नहीं आता हो। अन्य यूरोपीय जो राजाओं के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार है वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, वो अपने आप में स्वतंत्र था। उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया था। 1905 की क्रांति के समय उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ में लेकर के किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी समय तक काम किया। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड और जो इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जिसको जदीदियों कहा जाता था, यानी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, इनका भी उनमें समर्थन मिला था। ये जदीदी रूसी साम्राज्य में एक सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी है, उनको जदीदी कहा जाता था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल तो और भी बहुत ख़राब हो गया क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी तो कीमत इतनी बढ़ गई कि उनकी पहुंच से बाहर हो गई। उनका जो वास्तविक वेतन था उसमें 20% तक की गिरावट आ गई। और वास्तविक वेतन किसको कहेंगे? एक इस बात का जो नाप या पैमाना होता था कि किसी भी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है।
उसको वास्तविक वेतन कहा जाता है। उस समय मजदूर संगठनों की जो सदस्यता थी उसमें भी बहुत तेज़ गति से वृद्धि हुई, और जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स यानी रूसी जो श्रमिक सभा थी, इसके 4 सदस्यों को प्यूतिलियो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। संगठन उनके बने हुए थे। कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटा करके 8 घंटे किए जाने, उनकी वेतन में वृद्धि हो, उनकी जो कार्य स्थिति है उसमें सुधार हो, इस प्रकार की मांगें लेकर के वो हड़ताल पर निकल गए। इसी समय जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जो जहाँ पर राजा रहता था, जार का महल था, उसके सामने पहुँच जाता है, तो वहाँ पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, और जो 1905 की जो क्रांति हुई थी वो इसी खूनी रविवार की घटना से परिणाम स्वरूप हुई थी। अब उसके बाद सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद हो गए। वकील, डॉक्टर और इंजीनियर और अन्य जो मध्यम वर्गीय कामगारों ने भी संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के कुछ समय बाद तक ही फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी जो ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां थी वो भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी जो अधिकतर कमेटियां और यूनियनें थी वो अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक जो गतिविधियां थी उस पर भी भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को सिर्फ 75 दिन के अंदर ही और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर ही बर्खास्त कर दिया गया। इस प्रकार से जो जार था वो निरंतर रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। वह किसी भी तरह की जवाबदेही और अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। वह स्वयं निरंकुश रहना चाहता था। उसने मतदान कानूनों में भी फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में भी रूढ़िवादी राजनेता थे उनको भर दिया ताकि उनका जो अस्तित्व है वो बना रहे, किसी प्रकार का विरोधों का सामना नहीं करना पड़े। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को उन्होंने इससे से बाहर रख लिया। अब आगे आता है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य की क्या स्थिति होती है। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें यूरोप है वो 2 महागठबंधनों में बढ़ जाता है। इसमें 2 खेमे हो जाता है। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो कि केंद्रीय शक्तियाँ थी, तो दूसरी और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और इसके बाद वाले दिनों में जाकर के इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो जाता है। इन सब देशों के पास में बड़े बड़े साम्राज्य थे ही, इसलिए यूरोप के साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को वो पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसी लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया, जनता ने भी जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, जार ने जो संसद है रूसी संसद ड्यूमा, उसमें मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना भी छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे। जर्मन विरोधी भावनाएं हैं वो रूसियों में दिनों दिन बलवती होती जा रही थी, और जर्मन विरोधी भावनाओं का ही हमको कुछ नज़ारा देखने में आता है कि जो इसका रूस का एक नगर है, औद्योगिक नगर सेंट पीटर्सबर्ग, ये जर्मन नाम था, इसको उन्होंने बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया। जारीना जो कि जार की पत्नी महारानी थी, अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार थे, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया, और इस प्रकार से दिनों दिन जो स्थितियां थी वो खराब होती जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की जो लड़ाई थी उससे अलग प्रकार की थी, क्योंकि पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था।
इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में चले गए थे। सेना की पराजय ने रूसियों का जो मनोबल था तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा। 1917 तक 70 लाख लोग इसमें मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली जो फसलें और इमारतें थी उनको भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक नहीं सके। फसलों और इमारतों के नुकसान से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग थे वो शरणार्थी हो गए। और इस प्रकार की जो हालत है वो हर क्षेत्र में अलग खराब होती गई। इस हालत ने सरकार और जार दोनों को ही अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से परेशान आ गए और अब वे लड़ना भी नहीं चाहते थे, उसमें भी इस प्रकार की भावनाएं हो गई थी। जबकि एक समय ऐसा था जो शाही रूसी सेना थी उसको रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी और जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू किया तो जार की सत्ता भी ढह गई। युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम ही थे पहले से, अब तो बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति थी वो भी बंद होगी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी जो औद्योगिक सामान आता था उस पर अब जर्मनी का कब्जा हो गया, इसलिए वो सामान भी यहाँ आना बंद हो गया और इसका असर है वो रूस के उद्योगों पर पड़ा। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के जो औद्योगिक उपकरण थे वो ज़्यादा तेज गति से बेकार होने शुरू हो गई। 1916 तक जो रेलवे लाइनें थी वो भी टूटनी शुरू हो गई। अच्छी सेहत वाले जो मर्द लोग थे उनको तो युद्ध में डाल दिया, इसलिए जो उद्योगों में काम करने वाले थे उसका ऊपर भी उत्पादन का असर पड़ गया। देश भर में ऐसे मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी जो सामान से बनने वाली छोटी छोटी जो वर्कशॉप थी वो भी उसके कारण ठप हो गई, इसलिए हर तरफ से बुरा असर पड़ने लगा। अधिकतर अनाज जो उत्पादन होता था वो सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा, जिसके कारण देश के भीतरी इलाकों में भी अनाज की कमी आ गई। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की समस्याएं पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर है वो इस प्रकार के लड़ाई झगड़े देखने में मिलते थे। आइए अब प्रश्नोत्तरों पर। पहला प्रश्न है, शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता है? दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन से देश शामिल थे? तीसरा, जदीदी कौन थे? अंतिम सवाल है, 1914 में रूसी साम्राज्य में कौन कौन से देश शामिल हुए थे? धन्यवाद। आज का पाठ यहीं तक।